गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की वीडियो है। फर्स्ट पार्ट है इसका। ये रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर है, चैप्टर 8 आपका। तो हम आज इसमें स्टार्ट करेंगे। In studying the Indian Constitution and the process of nation building, we have repeatedly come across the one basic principle of the Indian approach to the diversity. The Indian nation shall not deny the rights of the different regions and linguistic groups to retain their own culture. अब देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें कि चाहे वो रिलीजियस वेरिएशंस भी हैं इंडिया में और लिंग्विस्टिक वेरिएशंस भी हैं। ये सारी चीजें इंडिया में दिखाई देती हैं और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि सभी चीजें एक में रहें, चाहे वो रिलीजियस वेरिएशंस हो या लिंग्विस्टिक वेरिएशंस हो, और कोई भी स्टेट मतलब उसके राइट्स और कल्चर को न दबाया जाए और वो आराम से फ्लरिश करे। ओके, इंडिया adopted a democratic approach to the questions of diversity. Democracy allows the political expressions of regional aspirations and does not look upon as anti-national. Besides, democratic politics allow parties and groups to address the people on the basis of their regional identity, aspirations and specific regional problems. मतलब एक तरीके से मौका दिया गया है कि जो भी रीजनल डिस्पैरिटी है उसको कम किया जाए और लोग अपनी बात अपने तरीके से रखें और उसको शांतिपूर्वक तरीके से गवर्नमेंट के सामने रख सके। In this course of democratic politics, regional aspirations get strengthened. At the same time, democratic politics also means that regional issues and problems will receive adequate attention and accommodation in the policy making process. मतलब किसी भी तरीके अगर किसी चीज की अगर आपकी जो जायज अगर जो मांग है अगर वो सुनी जाती है तो उससे एक ये संदेश ये जाता है कि डेमोक्रेसी वहां पर फल फूल रही है। Such an arrangement may sometimes lead to tensions and problems. Sometimes the concern for nationality may overshadow the regional needs and aspirations. At other times, the concern for region alone may blind us to the larger needs of the nation. Therefore, political conflicts over the issue of powers of the region, their rights and their separate existence are common to nations that want to respect diversity while trying to forge and retain unity. मतलब एक तरीके से ये कहा गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो रीजनल डिमांड्स होती हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक बेस पर हो या रिलीजन बेस पर हो, अगर ज्यादा सुना गया तो हो सकता हो कि वो किसी भी कंट्री की जो यूनिटी है या इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचा सकते हैं। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं। In the first chapter, you have seen how immediately after independence of our nation to cope up with many difficult issues like partition, displacement, integration of princely states, reorganization of states and so on. तो सबसे पहले जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे साथ तीन चीजें शुरू में बहुत दिक्कतें करने लगी। जैसे पहले की पार्टीशन हुआ, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दो नए कंट्री के सामने आए, और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये कहा गया था कि भारत का और पाकिस्तान का जो विभाजन होगा, जो पार्टीशन होगा, वो धर्म के आधार पर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो हिंदूज थे वो यहाँ आए इंडिया में और जो मुस्लिम्स थे वो यहाँ गए, और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कल्चरली भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, इकोनॉमिकली भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि जो लोग पीढ़ियों से एक जगह पर रह रहे थे, अपनी सारी चीजें एक तरीके से जमा चुके थे, और रातों रात एकदम से ये फैसला लिया गया कि अब अपनी ही जगह छोड़ करके जहां हम पहले से रह रहे थे, पीढ़ियों से रह रहे थे, तो अब क्या हो गया कि वहां पर उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, तो अब ये हुआ कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनका इंटीग्रेशन करना था। तो जब इंडिया को आजादी मिली तो उस समय इंडिया में 563 प्रिंसली स्टेट्स काम कर रहे थे उस समय थे, और सबका यूनिफिकेशन किया गया, एनेक्सेशन के इंस्ट्रूमेंट पर दस्तखत कराने पड़े। तो ये सब चीजें सामने आई। Soon after independence, the issue of Kashmir came up. It was not only a conflict between India and Pakistan, more
Then that it was a question of the political aspiration of the people of Kashmir Valley. Similarly, in parts of Northeast there was a consensus about being a part of India. और यही चीजें जैसा कि जो कश्मीर में चल रहा था वही चीजें जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां पर भी यही सब चीजें चल रही थी, क्योंकि वहां पर भी ट्राइबल ग्रुप है, तो वो ये चाहते थे कि हमारा एक अलग कंट्री बन जाए और हम इंडिया से अलग हो जाएं और इंडिपेंडेंटली रूल करें. सिमिलरली फर्स्ट नागालैंड एंड देन मिजोरम विटनेस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट डिमांडिंग सेपरेशन फ्रॉम इंडिया. इन द साउथ सम ग्रुप्स फ्रॉम द्रविडियन मूवमेंट ब्रीफली टॉयड विद द आइडिया ऑफ अ सेपरेट कंट्री. तो और फिर इसके बाद साउथ इंडिया में भी जो कुछ स्टेट से वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर अपने आप को अलग करना चाहते थे. These events were followed by mass agitations in many parts of the formation of the linguistic state. Today, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, and Gujarat were some among the regions affected by these agitations. In some parts of the southern India, particularly Tamil Nadu, there were protests against making Hindi the official national language of the country. अब देखिए क्या हो रहा था कि लैंग्वेज को लेकर के चीजें सामने आ रही थी, और आंध्र प्रदेश एक पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के बेस पर बना था. आंध्र प्रदेश, इसमें क्या हुआ था कि जो तमिलनाडु का जो नॉर्थ हिस्सा है वहां पे तेलुगु भाषी लोग थे, तो उनका कहना था, उनका मानना था कि हमारे लिए एक अलग स्टेट बना दिया जाए जो कि भाषा के आधार पर. तो जो तेलुगु भाषी लोग थे मद्रास में रह रहे थे उस समय, तमिलनाडु या चेन्नई को मद्रास बोला जाता था. तो मद्रास का जो नॉर्थ का हिस्सा है वहां पर तेलुगु लोग रहते थे, तेलुगु भाषी लोग रहते थे. इस वजह से वो कह रहे थे कि एक अलग स्टेट तेलुगु भाषा वालों को एक बना के देना चाहिए. From the late 1950s, people speaking the Punjabi languages started agitating for a separate state for themselves. The demand was finally accepted and the states of Punjab and Haryana were created in 1966. Later, the states of Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand was created. Thus, the challenge of diversity was met by redrawing the internal boundaries of the country. तो ये भाषा और कल्चर के बेसिस पर इंडिया के अंदर ही कई स्टेट्स की बाउंड्रीज डिमार्केट करी गई. तो इस तरह की चीजें सामने आई. येट दिस नॉट लीड टू द रेजोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एंड फॉर ऑल टाइम्स. इन सम रीजन्स लाइक कश्मीर एंड नागालैंड द चैलेंज वाज सो कॉम्प्लेक्स दैट इट कुड बी नॉट बी रिजॉल्व्ड फ्रॉम द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशन बिल्डिंग. अब देखिए जो कश्मीर और नागालैंड की जो प्रॉब्लम थी ये इतनी जल्दी आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं थी. बिसाइड न्यू चैलेंजेस केम अप इन स्टेट्स लाइक पंजाब, असम एंड मिजोरम. लेट अस स्टडी दीज केस इन सम डिटेल. In this process, let us go also back to some of the earlier instances of difficulties of a nation building. The success and failures in these cases are instructive not merely for a study of our past, but also for understanding of India's future. अब हम बात करते हैं सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की. You may have heard about the violence in Jammu and Kashmir. This has resulted the loss of many lives and the displacement of many families. The Kashmir issue is always seen a major issue between India and Pakistan, but the political situation in the state has many dimensions. अब देखिए शुरुआत से ही जब से इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दोनों कंट्रीज के बीच में कश्मीर एक एपल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि एक झगड़े की जड़ बना हुआ था कश्मीर. और केवल मतलब यही नहीं था कि एक कश्मीर अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट कहना चाह रहा था, तो उसके अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो यही चाहते और अपना अपना भविष्य तलाश रही थी पॉलिटिकल पार्टीज. जम्मू एंड कश्मीर comprises 3 social and political regions, Jammu Kashmir and Ladakh. The heart of the Kashmir region is the Kashmir Valley. The people are mostly Kashmiri speaking and mostly Muslims with a small Kashmiri speaking Hindu minority. Jammu region is a mix of foothills. Jammu region is a mix of foothills and plains of Hindus, Muslims and Sikhs are the speakers of
various languages. The Ladakh region is mountainous and has a very little population which is equally divided between Buddhist and Muslim. अब देखिए जो कश्मीर में कश्मीरी बोलने वाले मेनली मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी और एक माइनॉरिटी जो हिंदू कश्मीरी पंडित थे वो रहते थे। और जम्मू के पार्ट में, क्योंकि जम्मू का जो पार्ट है, जो नॉर्थ जम्मू है, वो बेसिकली नॉर्थ पंजाब के लोगों से मिलता जुलता है, तो वहां पर सिख कम्युनिटी डिसाइड करती है। और अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में बुद्धिस्ट और जो मुस्लिम्स हैं उनकी एक जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से कॉमन परसेंटेज है लद्दाख में। The Kashmiri issue is not just a dispute between India and Pakistan. This issue had external and internal dimensions. It involves the issue of Kashmiri identity known as Kashmiriyat and aspiration of the people of J&K for political autonomy. मतलब एक तरीके से जो राजनीतिक स्वायत्तता होती है, मतलब ये नहीं कहा जा रहा था, इसमें यह था कि जो कश्मीरियत यानी कि जो कश्मीर के लोग हैं वहां पर, यानी कि अगर बात करें तो मुस्लिम मेजॉरिटी जो वहां रह रही थी, बेसिकली वो लोग चाहते थे कि जो भी पॉलिटिकल हमारा लीडर हो वो बेसिकली मुस्लिम ही हो, तभी वो समझ पाएगा कि कश्मीरियत क्या होती है। तो इस तरीके की अफवाह या एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन जो सामने आता था। Roots of the problem. Before 1947, Jammu and Kashmir was a princely state. Its Hindu ruler Hari Singh did not want to merge with India and tried to negotiate with India and Pakistan to have an independent status for his state. अब देखिए 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर रूल कर रहा था जो वहां के राजा थे हरि सिंह, और एक तरीके से वो ये चाहते थे कि हम नेगोशिएशन कर लें इंडिया और पाकिस्तान से और अपनी एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी रखें और उससे हम वहां पर रूल करते रहे। द पाकिस्तानी लीडर थॉट दैट द रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान सिंस मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वाज मुस्लिम। पाकिस्तान ये सोचता था कि वहां के जो लोकल इनहेबिटेंट है वो मुस्लिम है, इसलिए पहला अधिकार पाकिस्तान का इसमें होता है। They thought themselves as Kashmiri above all. वो अपने आप को कश्मीरी कहते थे। The popular movement in the state led by Sheikh Abdullah of the National Conference wanted to get rid of the Maharaja but was against joining Pakistan. जो वहां के लोकल लीडर थे शेख अब्दुल्ला, और इस तरह ये मूवमेंट शुरू हुआ तो वो महाराजा से, जो महाराजा हरि सिंह थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनसे छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन उनकी ये नीयत नहीं थी कि हम पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं। द नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद द कांग्रेस। शेख अब्दुल्ला वाज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ सम ऑफ द लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर्स इंक्लूडिंग नेहरू। नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त माने जाते थे शेख अब्दुल्ला। इनको जो एक एडजेक्टिव दिया गया था तो लॉयन ऑफ कश्मीर, शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर। In October 1947, Pakistan sent tribal infiltrators from its side to capture Kashmir. अब देखिए पाकिस्तान ने बिना वक्त गंवाए 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली और अक्टूबर 1947 में कबायली आक्रमण या आक्रमणकारियों के रूप में, यानी कि जो ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स है उनके रूप में पाकिस्तान ने क्या किया कि यहां पर कश्मीर में इन्फिल्ट्रेटर यानी घुसपैठिए भेजना शुरू कर दिए, जिससे कि मतलब एक तरीके से कहते हैं कि डर और कत्ल इन दोनों का मिश्रण करके ये जताना चाहते थे। और ये अफवाह ये भरी गई थी कि वहीं की जो कश्मीर के लोग हैं वही वहां पर बगावत कर रहे हैं। दिस फोर्स द महाराजा टू आस्क फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प। इंडिया एक्सटेंडेड द मिलिट्री सपोर्ट एंड ड्रो बैक the infiltrators from Kashmir Valley, but only after the Maharaja had signed an instrument of accession with the government of India. अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने तभी मदद करी है राजा हरि सिंह की, मिलिट्री हेल्प तभी करी है जब तक उन्होंने
उसमें साइन नहीं कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जब तक साइन नहीं कर दिया तब तक इंडिया ने अपनी मिलिट्री हेल्प नहीं भेजी। और वहां से जो कश्मीर वैली से जो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे, ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स के रूप में, उनको वहां से खदेड़ दिया। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट वंस द सिचुएशन नॉर्मलाइज द व्यूज ऑफ पीपल ऑफ J&K विल बी असर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर। तो अब ये हुआ कि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है, वहां के लोगों से पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं अपने भविष्य में। एक तरीके से प्लेबिसाइड के लिए कहा गया था, तरीके से प्लेबिसाइड की एक भूमिका बन रही थी। ठीक है, प्लेबिसाइड बेसिकली होता है जनमत, लोगों से पूछ लिया जाए कि कौन कहां रहना चाहता है। Sheikh Abdullah took over as the Prime Minister of the state of J&K. The head of the government in the state was then called Prime Minister in March 1948. India agreed to maintain the autonomy of Jammu and Kashmir. अब देखिए, शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और उस स्टेट की ऑटोनॉमी बरकरार रही। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, यानी कि अभी तक केवल ये स्वायत्तता मिल गई थी इसको, जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये एक तरीके से खतरा हो सकता था, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई हो रहा था वहां पर। ओके, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट। सिंस देन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू कश्मीर ऑलवेज remain controversial and conflicted both for external and internal reasons. Externally, Pakistan has always claimed that Kashmir Valley should be a part of Pakistan. हमेशा से, जब से आजादी मिली पाकिस्तान को, तब से पाकिस्तान लगातार यही घोषणा करता रहा है कि कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर वैली है वो हमारी है। As we noted above, Pakistan sponsored a tribal invasion of the state in 1947. Pakistan, as a consequence of which one part of the state came under Pakistan control. India claims that this area is under illegal occupation. Pakistan described this area as Azad Kashmir. जो POK का हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, POK, उसको पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। जो आपका मुजफ्फराबाद, गिलगिट और स्कर्दू चित्राल का रीजन है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट कश्मीर का हिस्सा है, वो तो कौन कौन से हैं? गिलगिट, मुजफ्फराबाद, चित्राल और स्कर्दू। ये चार रीजन हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर रखा है। Ever since 1947, Kashmir had remained a major issue of conflict between India and Pakistan. 1947 से लगातार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इशू, कश्मीर का मसला अभी तक नहीं सॉल्व हुआ। बेसिकली अब तो खैर फिर भी चीजें अच्छी हो गई हैं जब से आर्टिकल 370 एबॉलिश किया गया। Internally, there was a dispute about the state of Kashmir within the Indian Union. You know that Kashmir was given a special status by Article 370 in our Constitution. You have studied about the special provision under Article 370 and 371 last year in the Indian Constitution at work. Article 370 gives greater autonomy to Jammu and Kashmir compared to other states of India. The state had its own constitution. All provisions of Indian Constitution are not applicable in the state. तो अलग कॉन्स्टिट्यूशन था कश्मीर का, और सारे प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर लागू नहीं होते थे। और वही रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज वही लागू होंगे जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती थी, वही चीजें वहां पर लागू होती थी। This special status has provoked two opposite reactions. There is section of people outside of the J&K that believes that the special status of the state conferred by the Article 370 does not allow full integration of the state with India. बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो 370 यानी कि आर्टिकल 370 से जो कश्मीर को जो एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, उससे पूरी तरीके से जो हमारी नेशनल इंटीग्रिटी है वो सामने खुलकर नहीं आती है। दिस सेक्शन फील्स दैट आर्टिकल 370 शुड बी देयरफॉर बी रिवोक्ड एंड J&K शुड बी लाइक एनी अदर स्टेट इन इंडिया। तो आर्टिकल 370 हटा कर ही
जब आर्टिकल 370 हट जाएगा तभी उस जो जम्मू एंड कश्मीर है तभी एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट बन सकता है इंडिया का। Another section, mostly Kashmiri believe that the autonomy conferred by the Article 370 is not enough. A section of Kashmiris have expressed at least 3 major grievances. पहले देखिए तीन शिकायतें ये दर्ज कराना चाहते थे। पहला, जो प्रॉमिस किया गया था कि ट्राइबल इन्वेजन, पहला कि जो ट्राइबल इन्वेजन हुआ था उसके बाद के ट्राइबल इन्वेजन हुआ था पाकिस्तान का, तो उसके बाद की स्थिति में ये प्रॉमिस किया गया कि जैसे ही चीजें नॉर्मल होंगी वहां के लोगों से ये चीज पूछी जाएगी कि आप कहां जाना चाहते हैं। दिस वॉज जनरेटेड द डिमांड फॉर अ plebiscite. Secondly, there is a feeling that the special federal status guaranteed by Article 370 has been eroded in the practice. अब उन लोगों को लग रहा था कि जो 370 लगा दिया गया उससे उनका जो स्पेशल स्टेटस है वो खराब हो रहा है। Thirdly, it is felt that democracy which is practiced in the rest of India has not been similarly institutionalized in the state of Jammu and Kashmir. लोगों को ये लग रहा था कि वहां के लोगों को ये लग रहा था जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रैक्टिस है जो अदर स्टेट में हो रही है इंडिया के, उस तरीके से यहां पर जम्मू एंड कश्मीर पे प्रैक्टिस नहीं की जा रही है। मतलब एक तरीके से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। Okay, politics since 1948. After taking over the Prime Minister, Sheikh Abdullah initiated major land reforms and other policies which benefited ordinary people. But there was a growing difference between him and the central government about his position on Kashmir status. अब देखिए, जैसे ही गद्दी मिलती है शेख अब्दुल्ला को कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने कई सारे लैंड रिफॉर्म्स करना शुरू किए और फिर उसके बाद क्या होने लगा कि इनके और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कुछ मतभेद सामने आने लगे। He was dismissed in 1953 and kept in detention for a number of years. अब उनको उनके पद से हटा दिया गया और कई महीनों तक, कई सालों तक डिटेंशन में रखा गया, हिरासत में शेख अब्दुल्ला को। The leadership that succeeded him did not enjoy as much popular support and was able to rule the state mainly due to the support of the center. अब उनके जाने के बाद शेख अब्दुल्ला को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी थी अब इतनी पावर्स को एंजॉय नहीं कर पा रही थी और जो पावर्स मिली भी थी वो एक तरीके से सेंटर के हाथ की कठपुतली बन गई थी। देयर वाज सीरियस एलिगेशंस ऑफ माल प्रैक्टिसेस एंड रिगिंग इन वेरियस इलेक्शंस। तो ये कहा गया कि जो भी इलेक्शन वहां पे कंडक्ट किए जा रहे थे उनमें धोखाधड़ी और एक तरीके से दुष्प्रचार यानी कि इलेक्शंस को टैंपर करने की कोशिश करी गई थी। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन 1953 एंड 1974 द कांग्रेस पार्टी एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। कांग्रेस का एक तरीके से बहुत बड़ा वर्चस्व रहा इस स्टेट की पॉलिटिक्स में। ट्रंकेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनस शेख अब्दुल्ला, यानी कि शेख अब्दुल्ला के बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी जम्मू एंड कश्मीर में रिमेन्ड इन पावर विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस फॉर सम टाइम। कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस को और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में मर्ज हो गई। Thus the Congress gained direct control over the government in the state. In the meanwhile, there were several attempts to reach an agreement between Sheikh Abdullah and the government of India. Finally, in 1974, Indira Gandhi reached an agreement with Sheikh Abdullah and he became the chief minister of the state. He revived the national conference which was elected by a majority in the assembly elections held in 1977. Sheikh Abdullah died in 1982 and the leadership of the national conference went to his son Farooq Abdullah. अब देखिए जैसे ही 1977 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिलती है, मेजोरिटी मिलती है और शेख अब्दुल्ला बाहर आ जाते हैं जेल से और फिर उसके बाद 1982 में जब इनकी मौत हो जाती है तो इनके जो लड़के थे फारूक अब्दुल्ला उनको वो सक्सेशन मिल जाता है। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर बट ही सून वाज डिस्मिस्ड बाय द गवर्नर एंड अ ब्रेक अवे फैक्शन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस केम टू पावर फॉर अ ब्रीफ पीरियड। अब फिर गवर्नर के साथ जो वहां का गवर्नर था जम्मू एंड कश्मीर का, उनके साथ इनके मतभेद हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये सब चीजें
फिर सामने आने लगती हैं। द डिसमिसल ऑफ फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ द सेंटर जनरेटेड अ फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट इन कश्मीर, यानी कि जैसे ही जो केंद्र सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उनका जैसे ही इंटरवेंशन होता है फिर एक तरीके से रिसेंटमेंट यानी कि विरोध या असंतोष की स्थिति कश्मीर में फिर से शुरू हो जाती है। द कॉन्फिडेंस दैट कश्मीरी हैड डेवलप्ड इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस आफ्टर द अकॉर्ड बिटवीन इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला रिसीव्ड अ सेटबैक, जो एक विश्वास एक जब हो गया था कश्मीर के लोगों में, जो एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे इंदिरा गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच में, तो उसको एक बहुत झटका लगा। The feeling that the center was intervening in politics of the state and was further strengthened when National Conference in 1986 agreed to have an electoral alliance with the Congress, the ruling party in the center. अब देखिए, ये आशंकाएं और ज्यादा मजबूत हो गई कि जो सेंटर है वो स्टेट की पॉलिटिक्स में दखलंदाजी कर रहा है, जब 1988 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिए और जो कि कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी सेंटर में। तो इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है, ये यहीं तक है। आप लोग अपने क्वेरीज और जो डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूरी तरीके से कोशिश करी जाएगी उनको सॉल्व करने की। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।